हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईसीसी मैथ्स में। आज हम समास के तीसरे पार्ट को देखने जा रहे हैं। अब तक हमने समास के 3 प्रकार पढ़ लिए हैं: द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। हमने द्विगु समास में क्या देखा था कि इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। हमने कर्मधारय समास में वही देखा था, इसमें भी क्या था आपका, इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता थी। और हमने बहुव्रीहि समास देखा जिसमें हमने देखा कि इसमें ना तो पूर्व पद की प्रधानता थी और ना ही उत्तर पद की प्रधानता थी। इसमें दोनों पद के मिलने से जो तीसरा पद बना था उसकी प्रधानता थी। ठीक है ना। आज हम लोग समास के आगे जो बचे 3 आपके प्रकार हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने क्लास को, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ये आपको एग्जाम में कम से कम तो 4 से 5 मार्क्स तो पक्का दिलाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग समास के आगे प्रकार को। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले द्वंद्व समास को। ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? द्वंद्व समास को। ठीक है। देखिए, द्वंद्व समास होता क्या है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें याद रखिएगा, अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो कहता है इसमें जिस समास के दोनों पद मतलब क्या होता है? दोनों पद बोले मतलब आपका हो गया पूर्व पद एवं उत्तर पद। ठीक है। पूर्व पद एवं उत्तर पद, पूर्व पद एवं क्या, उत्तर पद, दोनों की क्या होता है, दोनों पद की प्रधानता होती है। प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, हमने क्या बोला कि जिस समास के दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों क्या होती है, प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है ना। अभी तक आपने द्विगु समास में पढ़ा था कि उत्तर पद की प्रधानता थी। कर्मधारय समास में क्या था आपका? उत्तर पद की प्रधानता थी। और बहुव्रीहि समास में क्या था? ना तो पूर्व पद की प्रधानता थी और ना ही उत्तर पद की प्रधानता थी। दोनों के मिलने से जो तीसरा पद बना था उसकी प्रधानता थी। लेकिन अब हम लोग द्वंद्व समास क्या देख रहे हैं? द्वंद्व समास में क्या होता है कि जिस समास के दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की क्या होती है, प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। और याद रखिएगा, अगर हम लोग इसमें इसको और अगर पहचान के बारे में बोलेंगे तो इसमें याद रखिएगा, इसके पहचान क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, याद रखिएगा, इसमें दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। ठीक है। देखिए, योजक चिन्ह लगे रहेंगे, या कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको जो समास दिया रहेगा उसमें योजक चिन्ह नहीं रहेगा, लेकिन जब आप उसका विग्रह करोगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या आपका होगा, योजक चिन्ह लग जाएंगे। ठीक है। अभी हम उसके जब उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको उसमें हम लोग उसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना। तो याद रखेंगे, पहचान इसका क्या होगा आपका कि इसमें दोनों पदों के बीच यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के बीच में क्या आपका होगा, योजक चिन्ह लगे होंगे। ठीक है ना। देखिए, देखते हैं। और जब इसका हम लोग विग्रह करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, जब द्वंद्व समास का विग्रह करते हैं तो और एवं तथा आदि शब्द आते हैं, शब्द आते हैं। ठीक है ना। यानी जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा आपका, याद रखिएगा, और एवं तथा ये सारे क्या आएंगे, आपके शब्द आएंगे। ठीक है ना। जिससे कि पहचान सकते हैं इसको कि क्या है, ये आपके द्वंद्व समास हैं। जैसे एग्जांपल इसका अगर देखते हैं हम लोग, जैसे देखते हैं हम लोग इसको, जैसे आपको आएगा
याद रखिएगा, पाप पुण्य। अब देख सकते हैं इसमें पाप पुण्य, ये दोनों के बीच में क्या आपको दिख रहा है, योजक चिन्ह है। ये क्या है आपका, योजक चिन्ह है। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या आपका होगा, इसका विग्रह क्या आपका होगा, पाप और पुण्य। अब देख सकते हैं इसमें जब इसका मैंने विग्रह किया तो देख सकते हैं पाप और पुण्य के बीच में क्या आया, और आया। तो कह सकते हैं कि जब द्वंद्व समास का विग्रह करेंगे हम लोग तो इसमें आपको क्या आएगा, और, एवं, तथा, ये सारे आपके क्या आएंगे, शब्द आएगा। ठीक है ना। फिर देखिए अगर हम लोग कहते हैं तो कहेंगे दाल रोटी। ठीक है ना, दाल और रोटी, सो क्या बोलेंगे हम लोग, दाल और रोटी। ठीक है ना। फिर उसी प्रकार से हाथ पैर, हाथ पैर यानी क्या हो जाएगा, हाथ और पैर, हाथ और पैर। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, हाथ एवं पैर। ठीक है ना, हाथ एवं पैर, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। तो याद रखेंगे कि ये सारे जितने आपको दिख रहे हैं जिसमें आपके योजक चिन्ह दिख रहा है, ये सारे क्या आपके होंगे, ये सारे आपके हो जाएंगे द्वंद्व समास। और देखिए राधा कृष्ण। ठीक है, राधा कृष्ण यानी कि आपका हो जाएगा राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। अब बताइए ये सारे तो आपको दिख रहे हैं जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ था, इसको तो पहचान करना बड़ा आसान था कि हाँ योजक चिन्ह है तो क्या है, ये द्वंद्व समास है। ठीक है ना। लेकिन अगर कभी योजक चिन्ह नहीं रहेगा, योजक चिन्ह नहीं रहेगा तब कैसे पहचान करेंगे, तो देखिए दिखाते हैं आपको कुछ और एग्जाम्पल। ठीक है ना, देखिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसमें जिसमें योजक चिन्ह नहीं रहेगा। ठीक है ना, लेकिन जब उसका हम लोग विग्रह करेंगे तो उसमें योजक चिन्ह आपका आ जाएगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं इसमें धर्मा धर्म। ठीक है ना, फिर इसको कह सकते हैं हम लोग लाभा लाभ। ठीक है ना, चरा चर। अब देखिए इसमें कहीं भी आपको योजक चिन्ह नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कहीं योजक चिन्ह नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। कैसे, इसका हम लोग विग्रह करके देखते हैं। ठीक है ना, इसको विग्रह क्या होगा आपका, धर्म अधर्म। अब देखिए यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, धर्म और अधर्म। क्या बोल सकते हैं, धर्म और अधर्म। अब देख सकते हैं इसमें धर्म और अधर्म के बीच में क्या आएगा, योजक चिन्ह आया, आया कि नहीं आया। फिर देखिए लाभालाभ क्या बोल सकते हैं, लाभ अलाभ, लाभ अलाभ। अब देख सकते हैं लाभ यानी कह सकते हैं प्रॉफिट, और अलाभ यानी क्या होता है आपका, लॉस होता है। ठीक है ना, दो अलग अलग चीजें यहाँ पे है। चराचर क्या बोलेंगे, चर अचर। ठीक है ना, तो ये सारे भी आपके क्या है, ये सारे भी आपको क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे कि द्वंद्व समास क्या आपका होता है, जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। ठीक है ना, और इसमें इसकी पहचान क्या हो सकती है, इसमें दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगे होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि किसी किसी परिस्थिति में इसमें आपको योजक चिन्ह नहीं दिखेगा, लेकिन जब उसका हम लोग विग्रह करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपको इसमें योजक चिन्ह लगे होंगे। इसे धर्माधर्म को क्या कहेंगे, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। लाभालाभ को क्या बोलेंगे, लाभ और अलाभ। चराचर क्या बोलते हैं, चर और अचर। यार पता है आपको सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स लोग को इसी में प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, ये दे दिया जाता है पुस्तक इसमें बताइए कि कौन समास है। ठीक है ना, अब बताइए कि बच्चा पढ़े हुए है क्या, योजक चिन्ह जिसमें होगा वही द्वंद्व समास होता है, लेकिन इसमें योजक चिन्ह तो है नहीं फिर भी द्वंद्व समास है। कैसे द्वंद्व समास है, जो इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, उसमें योजक चिन्ह आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आपको अच्छे से आ रही है कि द्वंद्व समास क्या होता है। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग तो आइए हम लोग अब देखते हैं द्वंद्व समास के बाद अव्ययीभाव समास को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, द्वंद्व समास के बाद कौन सा आपका है समास में, अव्ययीभाव समास है। ठीक है ना, द्वंद्व समास में हमने अभी क्या देखा, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता थी। ठीक है, लेकिन अव्ययीभाव समास में क्या आपका होगा, अव्ययीभाव समास में आपका होगा पूर्व पद की प्रधानता होती है। ठीक है ना, पूर्व पद क्या आपका होगा इसमें प्रधान होगा, और उत्तर पद क्या आपके इसमें होंगे गौण होंगे।
गौण यानी होता है इसमें उत्तर पद की प्रधानता नहीं होगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए अविभाज्य समास में क्या आपका होगा, पूर्व पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद प्रधान तो होता ही है, इसके अलावा ध्यान देंगे पूर्व पद आपका अव्ययवाची होगा। अव्ययवाची मतलब होता है कि एक ही शब्द से कई शब्द बन सकते हैं, ठीक है ना, एक ही शब्द से कई शब्द बन सकते हैं। और याद रखेंगे इसमें पूर्व पद आपका उपसर्ग भी होगा, याद रखिएगा, याद रखेंगे अव्यय तो होगा ही होगा, उपसर्ग भी होगा, याद रखेंगे इसमें उपसर्ग में आपको स आएगा, बे, आ, ठीक है ना, नीर, ये सारे क्या आपके हैं उपसर्ग हैं। इसके अलावा और भी इसमें उपसर्ग आएंगे, इसलिए हमने इसमें आदि लिख दिया है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो अविभाज्य समास को हम लोग परिभाषा से कैसे समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, ठीक है ना, तथा अव्ययवाची हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अव्ययभाज्य समास कहते हैं, ठीक है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो तथा अव्ययवाची हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अव्ययभाज्य समास कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा किसी किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा भी होता है कि आपको इस परिभाषा से थोड़ा हट करके भी आपको अव्ययभाज्य समास को समझा सकता है। कैसे, देखिए कहता है इसमें हम लोग थोड़ा सा नोट पॉइंट को देखते हैं, नोट पॉइंट को देखते हैं, क्या है, अव्ययभाज्य समास में एक शब्द की पुनरावृत्ति होगी, यानी एक ही शब्द क्या होगा, दोबारा आएगा। पुनरावृत्ति बोले मतलब क्या होता है, बारंबारता, यानी वही शब्द क्या होगा, दोबारा आएगा, ठीक है ना, एक ही शब्द क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। उस केस में भी क्या होगा, ये आपका अव्ययभाज्य समास होगा, ठीक है ना। यहां तक बात समझ आपको आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलता रहे, ठीक है ना। और समास को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे पिछले दोनों समास की वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाकर जरूर देखें, ताकि आपको समास अच्छे से समझ आए और आपको एग्जाम में बेहतर मार्क्स मिले। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसके एग्जाम्पल से यानी इसके उदाहरण से समझ सकते हैं कि समास होता क्या है, ठीक है ना, अव्ययभाज्य समास आपके होंगे क्या। देखिए हमने इसमें क्या बोला, प्रथम पद आपका अव्ययवाची होगा और प्रथम पद क्या आपका होगा, उपसर्ग भी होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कुछ कुछ परिस्थिति में इसमें अव्यय को देखेंगे और कुछ कुछ परिस्थिति में इसमें हम लोग क्या देखेंगे, उपसर्ग को देखेंगे, ठीक है ना। देखते हैं यहां पर देखिए यथा में, यथा में हम लोग अगर शक्ति को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, यथाशक्ति, ठीक है ना। यथा में जोड़ देंगे किसको, उचित को, तो क्या बन जाएगा आपका यथोचित, ठीक है ना। यथा में जोड़ देंगे शीघ्र को तो बन जाएगा आपका यथाशीघ्र, यथा में जोड़ देंगे क्रम को तो बन जाएगा आपका यथाक्रम। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि अव्यय का मतलब वो ही होता है क्या, कि एक ही शब्द से कई शब्द बनेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग यथा से कितने शब्द बन गए हैं, यथा जोड़ शक्ति, यथाशक्ति, यथा जोड़ उचित, यथोचित, ठीक है ना, यथा जोड़ शीघ्र, यथाशीघ्र, यथा जोड़ क्रम, यथाक्रम। ठीक उसी प्रकार से प्रति में हम अगर हम लोग अलग अलग शब्दों को जोड़ देते हैं इससे आपके अलग अलग शब्द बन जाएंगे। कैसे, देखिए प्रति जोड़ एक तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक बन जाएगा, ठीक है ना। प्रति जोड़ माह क्या बन जाएगा, प्रति माह बन जाएगा। प्रति जोड़ दिन, प्रतिदिन बन जाएगा। प्रति जोड़ वर्ष, प्रति वर्ष बन जाएगा। तो ये सारे क्या है आपके, ये सारे आपके अव्ययभाज्य समास के उदाहरण है, ठीक है ना। तो आपको आशा करते हैं कि ये बात में आपको आ रही होगी अव्ययभाज्य समास का, ठीक है ना। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, उपसर्ग की बात करते हैं, तो देख सकते हैं हम लोग अणु में जोड़ देते हैं गमन तो अनुगमन बन जाएगा, ठीक है ना। अणु में जोड़ देते हैं चर को तो क्या बन जाएगा आपका अनुचर, अनुचर, अनुगमन, अनुरूप, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके अव्ययभाज्य समास के उदाहरण हैं, ठीक है ना। फिर देखिए आ में जोड़ देते हैं, आ जोड़ जीवन तो बन जाएगा आपका आजीवन, आ जोड़ जन्म तो बन जाएगा आपका आजन्म। फिर देखिए आपका आ जोड़ गमन तो बन जाएगा क्या आपका आगमन। तो देख सकते हैं आप लोग ये सारे आजीवन, आजन्म, आगमन, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं आपके अव्ययभाज्य समास के उदाहरण हैं, ठीक है। देखिए याद रखिएगा हमने क्या बोला था यहाँ पे, देखिए किसी विशेष परिस्थिति में क्या होता है कि एक ही शब्द की क्या होती है, पुनरावृत्ति होगी, और जब पुनरावृत्ति होगी तो क्या होगा, दोनों शब्द के बीच में योजक चिन्ह आएगा। अब कहेंगे कि योजक चिन्ह तो द्वंद्व समास में होता था, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि द्वंद्व समास में जो योजक चिन्ह होते थे उसमें दोनों शब्द क्या होते थे,
भिन्न भिन्न होते थे। लेकिन इसमें क्या होगा आपका अव्ययीभाव समास में, अगर योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है दोनों शब्द तो दोनों क्या होंगे आपके सेम होंगे, यानी एक ही शब्द क्या होगा बार बार दोहराया जाएगा। जैसे देखिए धीरे धीरे दोनों सेम है, बीच में योजक चिन्ह, बार बार दोनों सेम है, बीच में योजक चिन्ह, कभी कभी दोनों सेम है, बीच में योजक चिन्ह। तो इस प्रकार से हम लोग अव्ययीभाव समास को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग तत्पुरुष समास को देखेंगे। अव्ययीभाव समास के बाद हम लोग तत्पुरुष समास को देखते हैं। ये समास का सबसे अंतिम प्रकार है आपका, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, अव्ययीभाव समास में देखा अभी, इसमें क्या था आपका पूर्व पद क्या था, प्रधान था। तत्पुरुष समास में क्या आपका होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था, इसमें कि पूर्व पद क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है ना। पूर्व पद क्या होता है आपका, सहायक होगा, और उत्तर पद क्या होती है आपकी, प्रधान होती है। तो याद कीजिए आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा क्या, कि द्विगु समास में क्या होता था, द्विगु समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, याद रखिएगा द्विगु हो गया, ठीक है ना, फिर कर्मधारय हो गया, ये दोनों में भी क्या था आपका, ये दोनों में भी क्या था आपका, ये दोनों में क्या थे आपके, याद रखिएगा उत्तर पद क्या थे आपके, प्रधान थे। तो याद रखिएगा द्विगु समास और कर्मधारय समास में क्या होते हैं आपके, उत्तर पद प्रधान होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से तत्पुरुष समास में भी क्या आपका होगा, उत्तर पद की क्या होगी, प्रधानता होगी। और देखिए इसमें पूर्व पद क्या होगा, सहायक होगा। तो याद रखेंगे क्या कि तत्पुरुष समास में क्या आपका होगा कि उत्तर पद की प्रधानता होगी और पूर्व पद क्या होंगे, सहायक होंगे। तो देखते हैं इसकी परिभाषा देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए ध्यान दीजिए परिभाषा के हिसाब से इसको समझते हैं हम लोग। जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का क्या पूर्व पद सहायक हो, ध्यान दीजिएगा सहायक, पूर्व पद सहायक और उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। पूर्व पद सहायक और उत्तर पद क्या होता है आपका, प्रधान होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से ये भी याद रख सकते हैं कि आपके समास के जो 6 प्रकार हैं उसमें से 3, जिसमें से आपको तत्पुरुष आ जाएगा, द्विगु आ जाएगा और कर्मधारय आ जाएगा। ये तीनों समास में क्या होता है आपका, उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है ना। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, ना तो पूर्व पद की प्रधानता होगी ना उत्तर पद की प्रधानता होगी, दोनों के मिलने से जो आपका अन्य तीसरा पद बनेगा उसकी प्रधानता होगी। द्वंद्व समास में क्या था, दोनों पद की प्रधानता थी, ठीक है ना। और अव्ययीभाव समास में क्या था आपका, पूर्व पद की प्रधानता थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो देखते हैं इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। अब कहेंगे कारक चिन्ह से बंधे हैं, इसका मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा होगा कारक के 8 भेद पढ़े हैं, ठीक है ना। इसमें से याद रखिएगा कर्ता को और संबोधन को छोड़ देना है हमको, कर्ता और संबोधन को छोड़ देना है। तो बाकी जो आपके 6 बचेंगे, बाकी जो आपके 6 बचेंगे, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, तो ये 6 प्रकार के क्या आपके होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं। यानी कह सकते हैं कर्म तत्पुरुष, ठीक है ना, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। यानी कह सकते हैं कि हम लोग कर्ता के अनुसार हम लोग तत्पुरुष समास को क्या कर सकते हैं, 6 भाग में बांट सकते हैं, 6 प्रकार में बांट सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब इसको हम लोग उदाहरण से कैसे समझेंगे, तो जब इसकी विभक्ति हमको याद रहेगी तो आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग अगर कर्म की बात करते हैं तो कर्म के लिए विभक्ति को आता है, करण के लिए क्या आता है, से, द्वारा, या कोई कारण की जब जहां पे बोध होता है उसमें आप क्या कहेंगे, करण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या आएगा, को या के लिए। अपदान तत्पुरुष में क्या आपको आएगा, से या कहीं पर अलग होने का बोध होगा या अलगाव होने का बोध होगा, ठीक है ना। संबंध तत्पुरुष में क्या आपको होगा, का, के, की या रा, रे, री, है ना, अपना या अपनी, ना, ने, नी भी कह सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है ना। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा आपका, में, पर या के ऊपर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। बाकी याद रखेंगे कर्ता और संबोधन को छोड़ देना है। तो याद रखेंगे इस कारक के हिसाब से भी हम लोग समास को आसानी से, तत्पुरुष समास को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ उदाहरण से देखते हैं हम लोग। जैसे राजपुत्र कहते हैं, तब इसका हम लोग विग्रह करते हैं
तो क्या कहेंगे, राजा का पुत्र, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, ऐसा नहीं कि 2 मिनट 3 मिनट देख के छोड़ देंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको समाज अच्छे से समझ आएगा और एग्जाम में आपको पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो, ठीक है ना। याद रखिएगा। आते हैं राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। राजा का पुत्र के यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे विभक्ति के रूप में आपको का आ रहा है, ठीक है ना, का, राजा का पुत्र। अब देखिए यहाँ पे किसका पुत्र का किससे रिलेशन है, राजा से, ठीक है ना। पुत्र का किससे रिलेशन है, राजा से, यानी यहाँ पे आपका उत्तर पद कौन हो गया, पुत्र, यानी इसमें प्रधानता किसकी है, पुत्र की। याद रखिएगा, पुत्र जो है ये क्या आपका है, प्रधान होगा। पुत्र आखिर है किसका, राजा का है, ठीक है ना। याद रखेंगे यहाँ पे राजा जो आपका होगा वो आपका पूर्व पद होगा, ये सिर्फ सहायक होगा, लेकिन इसमें जो पुत्र है जो कि उत्तर पद है इसकी प्रधानता होगी। तो अगर आपसे पूछ लिया कि राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष है, अगर सिर्फ पूछेगा कि कौन सा समास है तो बोल ही देंगे तत्पुरुष समास, ठीक है ना। लेकिन जब पूछ लिया जाए कि कौन तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष कि अधिकरण तत्पुरुष, तो जहां पे संबंध के बारे में बोध होगा, देखिए यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है, राजा का पुत्र, तो यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। क्या बोलेंगे हम लोग, संबंध तत्पुरुष, ठीक है। आगे देखते हैं, मन चाहा, मन से चाहा, है ना, मन से चाहा, यानी करण से, इसमें आपको देखिए आपको आ रहा होगा शब्द करण से, यानी यहाँ पे कहो जो क्या आपका हो जाएगा, करण तत्पुरुष, ठीक है ना, क्या आपका हो जाएगा, करण तत्पुरुष। उसी प्रकार से देख सकते हैं घुड़सवार, घुड़सवार में क्या आपको आएगा, घोड़े पर सवार, ठीक है ना, घुड़सवार में क्या आपको आएगा, घोड़े पर सवार। तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग, देखिए कर्ता ने कर्म को, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो अधिकरण में पर, है ना, पर, तो क्या आपको आएगा, ये आपको आ जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। क्या आपको आएगा, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। अब देखते हैं हम लोग, अगर आगे बात करते हैं तो देखिए आपको दिया गया है राजरानी, क्या है, राजरानी, ठीक है ना। तो राजरानी में क्या आपको आता है, राजरानी में आपको आएगा राजा की रानी, किसकी रानी, राजा की रानी, यानी यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, यानी ये भी क्या आपका होगा, ये भी आपका होगा संबंध तत्पुरुष, ठीक है। फिर देखिए रोगग्रस्त, अब देखिए यहाँ पे कारण बताया जा रहा है, कहता है ना कि कोई व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, यानी यहाँ पे कारण बताया जा रहा है। तो देखिए अब कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि करण में भी से है और अपादान में भी से है, तो जहां पे से अलगाव का बोध होगा वहां पे हम लोग अपादान कहेंगे, और जहां पर से कोई कारण का बोध होगा तो वहां पे हम लोग करण कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको रोग से ग्रस्त, और यहाँ देखिए रोग से मुक्त, यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति है जो रोग से ग्रस्त है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ बोलेंगे हम लोग करण तत्पुरुष, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, करण तत्पुरुष। लेकिन यहां पर देख सकते हैं ये जो आपको दिया गया है रोग से मुक्त, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, अपादान। क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति क्या है, रोग से मुक्त हो रहा है, ठीक है ना, यानी अलगाव हो रहा है। अब देखिए रसोई के लिए, घर के लिए, संप्रदान में आपको आता है के लिए, जिसको कितना आसान समझ सकते हैं हम लोग, क्या, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। और देखिए स्वर्ग को प्राप्त, तो देखिए कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म को, तो ये कौन तत्पुरुष हो जाएगा आपका, कर्म तत्पुरुष। याद रखिएगा, इसको आसानी से हम लोग तत्पुरुष समास को विभक्ति से आसानी से समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग को कारक की विभक्ति याद रहेगी तो कारक की विभक्ति के आधार पर हम तत्पुरुष समास को आसानी से समझ सकते हैं। और कारक जो आपके आते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इसमें से कर्ता और संबोधन को अगर हटा देते हैं तो जो बाकी जो 6 बचेंगे आपके,
ये तत्पुरुष समास के क्या हो जाएंगे, भेद हो जाएंगे। क्या, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है ना। तो देखिए इसको अच्छे से आप समझ रहे होंगे, किससे, विभक्ति से। ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक। तत्पुरुष समास आपको आशा करते उसमें आपको अच्छे से आया होगा। और हम यहाँ पे समास आपके तत्पुरुष समास पे ही आपके समास के जितने 6 भेद थे वो समाप्त हुए। और हम लोग अगले वीडियो में, जो हमारा अगली वीडियो जब आएगा तो हम पूरे समास के ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगली वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें हम समास के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लाएंगे, जिसमें से आपके समास जो भी आपने पढ़ा है उसको उस ऑब्जेक्टिव से समझने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।